हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज का जो वीडियो है ना वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि बच्चों आज की वीडियो में है ना, जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, मैं उसको आज एड्रेस करने वाला हूँ। बच्चों, क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमसे इंटरेक्ट करते हैं ना, वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि सर हम लोग सचमुच बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन पता नहीं सर, जब टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन सामने आता है या इवन हमारी आईसीएआई की एग्ज़ाम्स जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है, तो सर पता नहीं जब लिखने की बारी आती है ना तो हम उसको लिख नहीं पाते। मतलब बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, तो हमको मन में तो आंसर आ रहा है, हमने तो हमने तो कंक्लूजन क्या प्रोविज़न है ये सब याद आ गया सर। सर प्रोफेसर ने क्या पढ़ाया है, क्या डायलॉग्स है, प्रोफेसर ने ये रेड पेन से लिखवाया, ये ग्रीन पेन से लिखवाया, सर सब याद आता है। लेकिन पता नहीं सर, जब हम लिखने का टाइम आता है ना तो हम लोग थोड़े ब्लैंक हो जाते हैं, थोड़े फ्रीज हो जाते हैं। तो देखो बच्चों, आज के वीडियो में ना मैं आपको एक ऐसा एक हेल्प करने वाला हूँ जिससे ना आपको काफ़ी सारा कॉन्सेप्चुअली क्लियर होएगा कि भाई आप जब आंसर्स लिखते हो ना तो आपको किस प्रकार से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है। तो अभी जैसे कि मैं आज का जो वीडियो बना रहा हूँ ना वो स्पेसिफिकली जीएसटी के लिए बना रहा हूँ। क्या होता है ना, सीए इंटर में जो इनकम टैक्स का पेपर है ना उसमें तो थियरी क्वेश्चन सिर्फ एक ही आता है, वो भी लास्ट क्वेश्चन रिटर्न फाइलिंग का आता है। वो भी अगर आपको बाकी सब सम्स अच्छी तरह से अगर आते हैं तो वो बहुत सारे लोग तो फिर वो रिटर्न फाइलिंग का क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ देते हैं। बाकी इनकम टैक्स का जो पेपर है ना उसमें बहुत ज़्यादा थियरी राइटिंग नहीं है, लेकिन जब जीएसटी का पेपर आता है ना तो उसमें सम्स तो आते ही हैं, लेकिन साथ साथ में काफ़ी सारे क्वेश्चंस में है ना थोड़ा थियरी भी होता है। तो ये वाला जो वीडियो है ना इसमें मैं स्पेसिफिकली है ना बच्चों आपके साथ जीएसटी के बारे में बातें करने वाला हूँ। ठीक है। देखो बच्चों, कैसा है कि जब मैं सीए फाइनल था ना, सीए फाइनल में था ना, तो मेरे प्रोफेसर मुझे ये 3 स्टेप्स सिखाते थे। वो बोलते थे कि पढ़ाई में ना, पढ़ाई में आपको अगर कोई एग्ज़ाम पास करनी है, आपको अगर कोई डिग्री चाहिए, तो आपको है ना ये 3 चीज़ों में है ना यू कैन से मास्टरी करनी पड़ती है। वो हमेशा कहते थे मेरे सर, श्री सर, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजिंग और एक्सप्रेसिंग। क्या होता है ना बच्चों कि जब आप हमारे साथ क्लास में होते हो ना तो हमारा है ना मेजर फोकस हमारा और आपका अंडरस्टैंडिंग पे होता है। और बच्चों सच बताओ, आजकल मार्केट में इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो मुझे नहीं लगता है कि अंडरस्टैंडिंग में और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए आइडियली। हाँ, आप अगर कोई छोटे मोटे सिर्फ ऐसा क्रैश वाले नोट्स, छोटे नोट्स पढ़ के जा रहे हो तो ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। बट जनरली मैंने देखा है कि जो बच्चे फुल फ्लेज वीडियोस खरीदते हैं या फेस टू फेस आते हैं ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग तो प्रोफेसर के साथ हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम है ना बच्चों, मेमोराइजिंग और एक्सप्रेसिंग में होता है। ये सिर्फ ऐसे ही खाली थियरी की बातें नहीं है, मैं आपके साथ प्रॉपर एक दो क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। तो वीडियो देखो, खाली ऐसे ही मैं मतलब ऐसा बोल बच्चन वाला वीडियो नहीं है। ठीक है। अच्छा, ओके। सो मेमोराइजिंग की जब आप बात आती है ना बच्चों, तो क्या हो जाता है ना, यहाँ पे है ना आपको खुद को थोड़ा एफर्ट लेना पड़ता है और फिर वो आंसर को एग्ज़ाम में कैसे लिखे। क्योंकि बच्चों कैसा है ना कि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, इसकी तो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ और अनलिमिटेड वेराइटी हो सकती है ना बच्चों। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम आपको कोई 100 200 300 क्वेश्चन रट्टा मरा दे, बस उसी में से कुछ आएगा आप उसी में से लिख दो। ये तो प्रोफेशनल एग्जाम्स में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है। तो क्या है ना बच्चों, आपका अंडरस्टैंडिंग तो हो जाता है, बट अब आपका रोल है ना मेमोराइजिंग, और फिर वो जो मेमोराइज किया हुआ चीज़ है उसको एग्जाम में कैसे एक्सप्रेस करे, कैसे लिखे, सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे करे, ये आपको बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो देखो बच्चों, मैं ना जीएसटी का एक क्वेश्चन है जो आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। ठीक है। और फिर उसमें मैं आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस सिखाने की कोशिश करूंगा
कि आप ऐसी ऐसी चीज़ें फॉलो करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया है। ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। समझो आपको जीएसटी में ऐसा एक क्वेश्चन आया, ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। अब ये लोग कभी कभी क्वेश्चन में आपको बोल सकते हैं एग्जामिन, कोई दूसरे केस में बोल सकते हैं एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कमेंट। मतलब क्या है मालूम है, यहाँ पे ना वो लोग ने एक सेंटेंस दे दिया और बस फिर आपको अभी उसको एग्जामिन करना है, आपको इस पर्टिकुलर सेंटेंस पे कुछ कमेंट करना है, आपको ये पर्टिकुलर कमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। या तो कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन में वो लोग ट्रू और फॉल्स भी पूछते हैं, तो ट्रू और फॉल्स भी पूछ सकते हैं, बट जनरली वैलिड इनवैलिड ये भी टर्मिनोलॉजी एग्जाम में आती है। अब मुझे बताओ बच्चों कि आप इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे, कैसे एक्सप्रेस करोगे। आपको चाहिए ना तो ये वाला वीडियो है ना एक मिनट के लिए थोड़ा सा पॉज कर दो और आप खुद पॉज करके सोचो कि यार मैं अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करूंगा। देखो, अगर आपका एक्सप्रेसिंग एकदम ज़बरदस्त बहुत अच्छा है, आपको लगता है कि नहीं सर ये मुझे ऑलरेडी आता है, तो ठीक है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट ये वीडियो तो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनके लिए एक्सप्रेसिंग इज़ एन इश्यू। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ कि आप ये कैसे लिखोगे इसको। अभी मुझे पता है कि जैसे है ना आपको एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर ये शब्द आ गया ना, तो जीएसटी में मेजॉरिटी लोगों को याद आ गया है, हाँ सर ये हमने पढ़ा है नेगेटिव लिस्ट में, शेड्यूल 3 में, सर हमको पता है इस पे जीएसटी नहीं आएगा। देखो बच्चों, ये वाले वीडियो में ना मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये हेल्प कर रहा हूँ कि भाई समझ गया है आंसर, अरे आंसर पूरा मन में छप गया, पूरा माइंड में पेज नंबर भी याद आ गया, प्रोफेसर ने क्या बोला था याद आ गया, सब याद आ गया, लेकिन अब तू कैसे लिखेगा उसको बता मेरे को। तो देखो बच्चों, मैं आपको है ना थोड़ा सा, आपने अपने मन में थोड़ा सोचा रहेगा, अब देखो मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। देखो सबसे पहले ना बच्चों क्या लिखा है, ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। अब आउटसाइड द एम्बिट मतलब वो बोल रहा है आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ना तो बच्चों हमने शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट में क्या लिखा है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर, इसमें जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन जीएसटी कब नहीं लगता है, व्हेन इट इज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो यहाँ पे है ना बच्चों, एग्जामिनर ने कौन सा वर्ड डाला है, देखो यहाँ पे एग्जामिनर ने वर्ड यूज किया ऑल। उसका मतलब बच्चों ये वैलिड स्टेटमेंट नहीं है, ये तो इनवैलिड स्टेटमेंट हुआ। तो जब हम एग्जाम में जाते हैं ना तो सबसे पहले तो हमारे मन में ऐसा हमको फटाफट फटाफट एक आंसर यू कैन से फ्रेम करना होता है, बराबर ना। अब ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए हम लोग यहाँ पे एकदम स्लो प्रोसेस में कर रहे हैं। एग्जाम में तो ये फटाफट होता है, मुझे पता है, लेकिन ठीक है। सो ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड ये गलत सेंटेंस है, इसलिए सबसे पहले ना बच्चों इसको कैसे अपन अप्रोच कर सकते हैं पता है, कभी भी एग्जाम में ऐसा आया ना, एग्जामिन, कमेंट, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए बच्चों पता है, ऐसा लिख देना चाहिए कि द स्टेटमेंट इज वैलिड और इनवैलिड। मतलब पहले ना आप वैलिड इनवैलिड लिख डालो। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है, मैंने ऐसे लिखा है द अबाउ स्टेटमेंट, या तो द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, गिवन भी लिख सकते हो, द गिवन स्टेटमेंट इज इनवैलिड। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ऐसे लिख देंगे। इनवैलिड क्यों है, क्योंकि भाई ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी नहीं होती है ना। अब इसको कैसे लिखे हम लोग, तो देखो आपको शेड्यूल 3 तो याद आ गया ना, नेगेटिव लिस्ट तो याद आ गया, तो अब देखो सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे करने का, देखो ऐसा सेंटेंस फ्रेम करने का, एज पर शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट services provided by employee to employer in the course of or in relation to employment
आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। देख बच्चा, अपने को टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, ई वे बिल, प्लेस ऑफ सप्लाई, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, टीडीएस, टीसीएस, बहुत सारे चैप्टर्स है जीएसटी में। देखो अगर है ना आपको है ना चाहिए ना, तो आप कैसे कर सकते हो पता है, ये जो मैंने इधर लिखा है ना शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट, अगर समझो आपको चाहिए ना कि सर कुछ एक ऐसा सेंटेंस बना के दो ना जो हम हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं, तो देखो आप ऐसा भी लिख सकते हो, एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ। ठीक है, ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिनको है ना अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग सेंटेंस फ्रेमिंग में दिक्कत आती है। देखो आप अगर ऑलरेडी मेहनत करके प्रो हो चुके हो तो आपको लिखना चाहिए एज पर शेड्यूल 3 नेगेटिवली CGST एक्ट, लेकिन ये तो मैं इन जनरल है ना सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब समझो कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप ऐसा लिख दो ना, एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ। आप क्या करो, जीएसटी एक्ट मत लिखो, क्योंकि है ना बच्चों एक्ट है ना एक नैरो वर्ड होता है। लॉ में क्या है, एक्ट भी आ गया, रूल्स भी आ गया, सर्कुलर भी आ गया, नोटिफिकेशन भी आ गया, सब कुछ आ गया ना। तो एक्ट वर्ड लिखने से बेटर है ना आप ऐसा लिख दो, एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ। अगर आपको याद आ रहा है शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट तो ठीक है वो लिख दो, बट बाई चांस अगर याद नहीं आ रहा है ना तो हमारे पास ऑलवेज एक ऑप्शन होना चाहिए। क्या होता है ना, एग्जाम में जाके टेस्ट सीरीज में बैठ के हम सोचते बैठे कि हाँ अभी मैं क्या लिखूं, नहीं, ये जो सोचने वाला पार्ट है ना वो अवॉइड करने का एग्जाम के अंदर। एग्जाम में जाने से पहले ना अपने माइंड में ना थोड़ा बहुत रफ फ्रेमवर्क फिक्स कर देने का। क्या करने का, एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ। अगर आपको स्टैंडर्डाइज रखना है तो ऐसे लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ ये सब भी मत लिखो, CGST एक्ट, SGST एक्ट, IGST एक्ट, अगर आपको स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए तो हाँ, तो ऐसा लिखो ना, एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ। ठीक है, अच्छा अब ये वाला जो सेंटेंस है ना, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर, ये तो सबको आता है। आपको क्या करना चाहिए, आपको मेमोराइज क्या करना चाहिए पता है, आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। Funeral is neither supply of goods nor supply of services. Actionable claims, neither supply of goods nor supply of services. Sale of land, neither supply of goods. मतलब क्या करो पता है, आपको है ना हर थियरी क्वेश्चन के लिए ना कुछ एक वर्ड, कुछ एक सेंटेंस, कुछ थोड़े कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को है ना किधर एक जगह पे लिख देना चाहिए। मैं ना बच्चों हमेशा थियरी में बहुत अच्छे मार्क्स लाता था बच्चों, 10th हो, 12th हो, टीवाई हो, इसलिए मुझे है ना मतलब इवन सीए के अंदर ऑडिट में अच्छे मार्क्स आते थे। तो हमेशा ना मैं क्या करता था कि एक पर्टिकुलर पैराग्राफ या एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थोड़े बहुत वर्ड्स और सेंटेंसेस मेमोराइज कर लेता था, और फिर वो वाले सेंटेंस और मेमोराइज का घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करता था। तो देखो ना आप कैसे लिख सकते हो कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये तेरे को बेटा मेमोराइज करके ही जाना है। तुम नहीं करोगे ना अगर मेमोराइज, अगर आप इसमें आलस करोगे ना तो हर क्वेश्चन में डाउट आएगा, क्या लिखूं, कैसे लिखूं, ऐसा नहीं करने का। थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा। विदाउट मेमोराइजिंग ना बेटा वो 3 घंटे में पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और हो भी गया ना तो बच्चों क्वालिटी नहीं रहती है। मैं आप लोग का इतना सारा पेपर चेक करता हूँ, आपको तो पता ही है कितनी सारी बार तो मैंने आपके सामने ही आपके पेपर चेक किए हैं। ऐसा भी नहीं है कि पीछे से घर पे चेक कर लिया, आपके सामने चेक किया है। तो आपको तो पता है कि मैं आपके सामने ही पेपर चेक करता हूँ। तो बच्चों फिर क्या कर सकते हैं, फिर इसमें एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि भाई अगर वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो उसका एग्जाम्पल तो पर्सन गेटिंग सैलरी और डेली वेजेस। ठीक है, हाँ मुझे पता है हर टाइम एग्जाम्पल हम शायद ना दे पाए, बट ठीक है मैं तो ये वाले क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अभी हमारा क्वेश्चन क्या था कि ऑल सर्विसेज इनवैलिड स्टेटमेंट है। तो पहले तो हमने क्या कर दिया, हमारा प्रोविजन लिख दिया।
हमने पहले क्या लिख दिया कि भाई ये सर्विस है ना, इट इज़ नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो हमने हमारा प्रोविजन लिख दिया, उसका एग्जाम्पल लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इट मीन्स इफ सर्विस इज प्रोवाइडेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, मतलब प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, then it will qualify as a supply. Example, amount received under non compete agreements। मतलब देख बच्चा, जब तू ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेगा ना, तो एक तो क्या कर, पूरे शेड्यूल 3 के लिए एक कॉमन वर्ड कॉमन सेंटेंस रट्टा मार लो, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बहुत से लोगों को रट्टा शब्द अच्छा नहीं लगता है। अरे बिना समझा हुआ रट्टे की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, अंडरस्टैंडिंग वाला स्टेप हो गया है हमारा अभी। अब ये हम सेकेंड स्टेप पे आ रहे हैं ना, मैं उस वाले मेमोराइजिंग वाला, मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होने के बाद जो मेमोराइजिंग का स्टेप होता है ना, मैं वो वाले चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो देख तू क्या कर, आप लोग क्या करो कि नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये करो। फिर क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, इसको मेमोराइज कर लो। देखो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कुछ भी चलता है बच्चा। यहाँ पे ना इंस्टीट्यूट एटलीस्ट सीए इंटर में ना आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है ना, वो थोड़ा सा एक बार एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन रॉन्ग सेंटेंस या बहुत बार रॉन्ग स्पेलिंग, ये थोड़ा इंस्टीट्यूट को पसंद नहीं आता है बच्चा। ठीक है, फिर क्या करने का कि भाई हमने हमारा प्रोविज़न लिख दिया, हमने इंस्टीट्यूट को कन्विंस कर दिया कि हमको कानून मालूम है, हमने उसका एग्जाम्पल भी लिख दिया। फिर क्या करने का, देयर फोर द स्टेटमेंट दैट ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इज इनवैलिड। मतलब अब मैंने पहले भी इनवैलिड लिख दिया था, अब मैं फिर से एक बार कंक्लूजन के लिए इनवैलिड लिखना चाहता हूँ तो ठीक है, लिख सकता हूँ। आपको लगता है सर टाइम नहीं है, ये फिर से लास्ट में नहीं लिखा तो क्या नहीं चलेगा? चल जाता है। बट क्या है, मैंने पहले तो खाली मेन आंसर लिख दिया था, क्योंकि है ना वैलिड इनवैलिड में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, वैलिड इनवैलिड में इंस्टीट्यूट पहले बोलती है कि पहले मेन आंसर बता दो। आपने अगर इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड्स भी देखा रहेगा ना, तो वैलिड इनवैलिड ट्रू फॉल्स में ये लोग हमेशा ऐसा करते हैं कि पहले वो लोग को मेन वर्ड चाहिए रहता है, फिर आप अपना प्रोविजन बताओ, फिर आप अपना फिर से कंक्लूजन चाहिए तो बताओ। ठीक है, तो देखो सीखने को क्या मिला, सीखने को ये मिला कि थोड़े बहुत सेंटेंसेस और वर्ड्स मेमोराइज करने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़े बहुत सेंटेंस और वर्ड्स मेमोराइज कर लोगे ना, मैं सच बता रहा हूँ बच्चों, एक बार है ना आपका वो एक दो सेंटेंस से राइटिंग चालू हो गया ना, राइटिंग, फिर आपको है ना दिक्कत नहीं आएगी। ये है ना, मैं बहुत पहले जब कैपिटल गेम्स पढ़ाता था ना, तभी भी बच्चे मुझे आते आके बोलते थे कि सर समझ तो जाता है, लेकिन इतना बड़ा सम होता है ना, तो सर स्टार्ट करने को डर लगता है। तो फिर मैंने पिछले थोड़े सालों से क्या करवाया मालूम है बच्चों के पास, मैंने बोला देखो स्टार्ट करने से डर लगता है ना, चलो एक काम करते हैं, कैपिटल गेन्स में मैं मेरे बच्चों को क्या बोलता पता है, फिक्स्ड फॉर्मेट रखो ना। पहले लिखो टाइप ऑफ कैपिटल एसेट, फिर लिखो डेट ऑफ परचेज, फिर लिखो डेट ऑफ ट्रांसफर। इससे क्या है, एक बार आंसर स्टार्ट हो गया ना, फिर हिम्मत आ जाता है, फिर तुम लोग में हिम्मत है, आपको आंसर तो आता है, खाली वो स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो क्या करने का कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ, मेरे को कोई एक क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा, फिर धीरे धीरे ना बच्चों जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, और मैं तो आपको पता ही है कि आप अगर मेरे को कोई बोलोगे सर ये मेरा आंसर चेक कर लो, तो मैं तो कभी मना नहीं करता हूँ आप लोग को, तो मैं आंसर चेक कर लूँगा, आप मेरे को भेजना, ठीक है, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चा, अब देख बहुत से बच्चे लोग के ना जो कॉमन डाउट्स होते हैं ना, स्पेशली अबाउट फ्रेमिंग एंड राइटिंग आंसर्स इन थियरी, तो मेरी वाइफ जो है ना वो भी ऑडिट लॉ की प्रोफेसर है, तो वो भी मुझे आज बता रही थी कि बच्चों के ना थोड़े बहुत कॉमन डाउट्स होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे ना वो सब कॉमन चीज़ें एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखो बच्चों, जब आंसर लिखना होता है ना, तो बच्चे लोग का एक कॉमन डाउट ये रहता है कि सर पैराग्राफ फॉर्म में लिखे कि पॉइंट वाइज में लिखे। तो देख बेटा, अगर क्वेश्चन ये टाइप का है तो तू पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकता है, लेकिन समझो क्वेश्चन में ऐसा कुछ है, एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी ऐसा कुछ,
तो अभी तुझे पता है कि एडवांटेजेस में 4-5 पॉइंट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लैक ऑफ पेपर वर्क, ऐसा सब तेरे पास 4-5 पॉइंट है, तो तू पॉइंट फॉर्म में लिखना। मतलब देख यार, इतना है ना, अभी फिर धीरे धीरे कॉमन सेंस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि राइटिंग एन आंसर इज एन आर्ट विच यू हैव टू लर्न। तो क्या है, अगर तुझे पता है कि मेरे पास लिखने के लिए ना 4-5 पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट फॉर्म में लिखो, है ना। वो तो आप मॉड्यूल पढ़ते रहेंगे या आप अपने प्रोफेसर के नोट्स देखते रहेंगे, तो उसमें भी तो बहुत बार मॉड्यूल और प्रोफेसर के नोट में पॉइंट वाइज होता है ना। तो जब प्रोफेसर का नोट पॉइंट वाइज है, मॉड्यूल पॉइंट वाइज है, तो तुझे पता है ना कि ये आंसर पॉइंट वाइज का है, तो पॉइंट वाइज में लिखो। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं, वो क्वेश्चन में ऐसा कुछ पॉइंट वाइज नहीं है, तो आप ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में लिखो। लेकिन वेदर यू राइट इन पैराग्राफ फॉर्म और वेदर यू राइट इन पॉइंट वाइज, ये सेकेंड चीज याद रखना, लीव लाइन्स। देखो ये वाला आंसर देखो कैसा है बच्चा, मैंने बीच बीच में कैसा थोड़ा लाइन छोड़ा हुआ है, तो थोड़ा गैप छोड़ने का, हर लाइन के बाद, मैं नहीं बोल रहा हूँ हर सेंटेंस के बाद लाइन छोड़ने को नहीं बोल रहा हूँ, हर पैराग्राफ के बाद या हर पॉइंट के बाद आपको लाइंस छोड़नी चाहिए। ठीक है बच्चा। फिर मेमोराइज फ्यू कीवर्ड्स, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि भाई आपको है ना हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थोड़े कीवर्ड्स की सेंटेंसेस को मेमोराइज कर लेना चाहिए, जिससे है ना जैसे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा ना, फटाफट 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 एक दो सेंटेंस भी अच्छा फ्रेम हो गया ना, मेरे को पूरा विश्वास है आप लोग पे कि फिर आप पूरा आंसर है ना फिर अच्छी तरह से लिख पाते हो। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों का, एकदम है ना लास्ट लाइन में ना एकदम खिचड़ी में नीचे जग के लिखते हैं, पता नहीं ये क्यों करते हैं बच्चे। अरे बच्चे एग्ज़ाम फीस भरा है ना, तो फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन रहता है, वो लास्ट लाइन में क्यों लिखने का। नहीं, लास्ट लाइन में सब कुछ खिचड़ी खिचड़ी करने की जरूरत नहीं है, एक फ्रेश पेज लेने का, फ्रेश साइड लेने का, उसमें लिखने का। ठीक है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गिव प्रॉपर कंक्लूजन्स। कभी कभी आप लोग क्या करते हो पता है, खाली जो कानून के प्रोविजंस है ना वो लिख के आ जाते हो बस। एज पर शेड्यूल 3, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, बस इतना लिख दिया। अरे बेटा, बट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है, क्वेश्चन वैलिड इनवैलिड है, क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आपको प्रॉपर कंक्लूजन भी तो लिखना पड़ेगा ना। उसने क्या पूछा है एग्जामिनर ने, उसके हिसाब से आपको आंसर देना पड़ता है ना बेटा। फिर राइट ओनली दोज पॉइंट्स विच आर रेलेवेंट टू द क्वेश्चन। देख बेटा, इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात थी, तो क्या मैं पूरा शेड्यूल 3 लिखा क्या आंसर में? क्या मैंने इधर फ्यूनरल, एक्शनेबल क्लेम, सेल ऑफ लैंड, क्या सब कुछ लिखा है? नहीं। यू हैव टू स्टिक टू योर आंसर। कभी कभी क्या होता है ना, आप लोग है ना सब कुछ लिख डालते हो, सब कुछ लिखने की क्या जरूरत है। बहुत से लोग है ना, उनको 10th 12th में ऐसा सिखाया जाता है कि ऐसा है ना उंगली से मापने का, हाँ कि ऐसा पूरा एक उंगली जितना आंसर हुआ तो फिर हाँ, तो अभी ऐसा सब सीए में नहीं होता है बेटा। ऐसा सब उंगली उंगली मापने का जरूरत नहीं है कि इतना तो लिखना ही पड़ेगा, इतना नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है बेटा। ये सीए का एग्ज़ाम है, प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, बहुत वैल्यू है इस कोर्स की, इसके अंदर ऐसा सब नहीं होता है बेटा। ठीक है। तो फुल प्रोविजंस आर नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, तो वही चीज़ हमने बताई कि हमेशा फुल प्रोविजंस की ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है बेटा। अभी है ना और भी ऐसे वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको है ना एग्जैक्टली कैसे लिखना है ना, उसको मैं आपको अलग अलग तरीके से समझाऊंगा। ठीक है। ये मेरा खाली एक ऐसा वीडियो नहीं रहने वाला है, मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में अलग अलग वीडियोस में बताते जाऊंगा। ठीक है। चलिए, नो इफ नो बट, ओनली भाट, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए, रोज थोड़ा 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 इम्प्रूव करेंगे ना, 100% आप अपना आंसर्स अच्छी तरह से लिख पाएंगे। ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।